नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। संभल से लेकर सोरोस तक के मुद्दे पर आपस में जूझती इंडिया अलायंस की पार्टियों को उपराष्ट्रपति धनखड़ के मुद्दे ने क्यों एकमत कर दिया है, ये बताएंगे आपको और दिखाएंगे कि विपक्षी पॉलिटिक्स का असल एजेंडा क्या है। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ सीरीज का अगला अध्याय, जिसमें आपको दिखाएंगे कि राजपुताने के शौर्य से कैसे जुड़ा हुआ है नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम की गाथा। लेकिन शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल हलचल के साथ। वो संसद नहीं चला के सर्कस चला रहे हैं। मजबूरी में ये कदम हम सब लोगों ने उठाया है। तो नेतृत्व के सवाल पर चरमराया हुआ दिख रहा इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति को हटाने के मुद्दे पर एक मत क्यों है? संभल और अडानी के मुद्दे पर अपनी डफली, अपना राग चल रहा है इंडी गठबंधन, लेकिन धनखड़ को हटाने के नाम पर विपक्ष की एकजुटता देखने लायक। आखिर क्यों और इसका मकसद क्या है और इसके पीछे विपक्ष का एजेंडा क्या है? इंडी गठबंधन के नेताओं ने मिलकर उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है, भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहला मौका होगा जब उपराष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव लाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में भेदभाव वाला रवैया अपनाते हैं और सत्ता पक्ष के सांसदों को बोलने देते हैं, लेकिन विपक्षी सांसदों को जानबूझकर परेशान करते हैं। आज विपक्षी गठबंधन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उपराष्ट्रपति पर आरोपों की झड़ी लगा दी। एक बार कुछ आरोपों को सुनिए जरा उनके। सभापति जी सदन के अंदर विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। सभापति जी हेडमास्टर की तरह स्कूलिंग करते हैं, उनको प्रवचन सुनाते हैं और अपोजिशन पार्टी के लोग या नेता लोग 5 मिनट बोले तो 10 मिनट उनका भाषण खुद ही होता है। बार बार विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। सभापति सत्ता पक्ष और प्रधानमंत्री का खुला गुणगान कर रहे हो तो विपक्ष की कौन सुनेगा? वो संसद नहीं चलाते, सर्कस चला रहे हैं। तो धनखड़ के खिलाफ विपक्षी नेताओं के मन में कितना गुस्सा है, ये तो उनके इरादे और उनके शब्दों से जाहिर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचने से पहले इन्हीं नेताओं ने इसी मुद्दे को लेकर राज्यसभा में भी खूब हंगामा किया, जिसकी वजह से राज्यसभा पहले 12 बजे तक और फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने 10 दिसंबर को राज्यसभा के सेक्रेटरी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया था, जिसमें 60 सांसदों के दस्तखत थे। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ सदन में उन्हें बोलने नहीं देते, उनका रवैया पक्षपातपूर्ण है और आज यही बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों के सामने भी दोहराई। एक बार फिर से सुनिए उन्हें। जब भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है तो मंत्रियों के जवाब देने से पहले ही चेयरमैन खुद सरकार की ढाल बनकर खड़े होते हैं। उनके आचरण ने देश के गरिमा को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो हाल यह है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने सदन के भीतर और बाहर दोनों तरफ से हमला करना शुरू कर दिया है। और यह सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब बीजेपी सदन में लगातार कांग्रेस पार्टी से सोरोस के साथ रिश्ते को लेकर सवाल पूछ रही है। कांग्रेस की तरफ से सोरोस मुद्दे पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सीधे सभापति को हटाने का नोटिस जरूर आ गया। इसलिए सवाल
उठाया जा रहा है कि कहीं इस सोरोस कनेक्शन पर उठे हंगामे से ध्यान भटकाने की कांग्रेस की राजनीतिक चाल तो नहीं? And the major opposition party and the relationship between George Soros should be discussed because हम आम आदमी के लिए प्रतिबद्ध हैं और मैं 2 दिन से इस विषय को रख रहा हूं और हमारे लोग उस बात के लिए उद्वेलित हैं, उसकी चर्चा होनी चाहिए। Please take your seats. और ये मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने एक कुत्सित प्रयास किया। तो एक तरफ सोरोस का मुद्दा है तो दूसरी तरफ धनखड़ का, और इस बीच अगर किसी का वक्त बर्बाद हो रहा है तो है देश की संसद का। बहरहाल एक और तस्वीर देखिए। उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर इंडिया अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा। बताया गया कि संजय सिंह और राघव चड्ढा इलेक्शन कमीशन के साथ बैठक में भाग लेने गए। दरअसल बीते दिनों में किसी भी एक मुद्दे को लेकर इंडिया अलायंस एकमत होता नहीं दिखाई दे रहा, चाहे वो संभल का मामला हो या फिर सोरोस का। और आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तो सदन के भीतर कांग्रेस के तेवर के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद यही कहा जा रहा है कि ये 2 लड़कों की जो जोड़ी थी, अखिलेश और राहुल की दोस्ती, अब वो ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। एक बार डिंपल यादव का बयान सुनिए, तेवर देखिए और उसके बाद अंदाजा लगाइए कि इस गठबंधन में क्या चल रहा है। अडानी के मुद्दे पर एक विवाद खड़ा हो गया हुआ है जिसके कारण कई तरह की बातें, और ना हम सेरोस के मुद्दे के साथ है ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती सदन को चलना चाहिए क्योंकि जो पूरा जो ये लोकसभा सत्र जो है विंटर सेशन है, तो मैं समझती हूँ कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठता दिखाएंगे। तो डिंपल यादव मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं और राज्यसभा में सभापति के मुद्दे पर लड़ने वाली कांग्रेस लोकसभा में भी संभल से लेकर मणिपुर और अडानी पर डिस्कशन को लेकर अड़ी हुई है। और आपने सुना कि डिंपल ने भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वो उस मुद्दे के लिए आवाज नहीं उठाने वाली जिसके लिए कांग्रेसी सांसद रोज रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। और डिंपल अकेली नहीं है जिन्होंने मुद्दे को लेकर इंडी में छिड़ी महाभारत को एक तरीके से सामने ला दिया है। टीएमसी भी वही बात बोल रही है। जरा एक बार टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को सुनिए। Both for the Bharatiya Janata Party and the Congress Party, House is adjourned every day. House will continue only on the choice of the Congress and BJP. If Congress thinks that today House will continue, the House will continue. If the Congress thinks half an hour House will continue, the half an hour House will continue. If BJP thinks that half an hour House will continue, the House will continue. This is not proper. There are so many parties are there. Parliamentary democracy does not depend upon the Congress and the BJP. तो महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया अलायंस के भीतर कितनी तेजी से पार्टियां अपना गियर बदल रही है, एक कल्याण बनर्जी के इस बयान से स्पष्ट आपको समझ में आ रहा होगा। एक वक्त था कि कांग्रेस के नेतृत्व में सारी पार्टियां एकजुट दिखाई दे रही थी। अभी कुछ महीने पहले की बात ही है, लेकिन 2 विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद किस तरीके से बिखराव दिख रहा है और किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस को अलग और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं या बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको एक अलग खेमे के तौर पे पेश करने की कोशिश हो रही है। कल्याण बनर्जी ने जब कहा तो आपने गौर किया होगा, उन्होंने कहा कि 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, यही जो चाहती हैं वही होता है। यानी कि कांग्रेस और बीजेपी को एक साथ खड़ा कर देना और खुद को अलग खड़ा कर लेना, ये आज इंडी गठबंधन की एक नई रवायत दिख रही है। और ऐसे में ये गठबंधन आगे किस रूप में बढ़ेगा और क्या रूप लेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आज जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इंडिया अलायंस की पीसी हो रही थी, तब मल्लिकार्जुन खड़गे के पीछे टीएमसी की तरफ से सागरिका घोष थी। लेकिन आज जो कल्याण बनर्जी कांग्रेस को घेर रहे हैं, वही कल्याण बनर्जी जब पिछले साल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ा रहे थे तो सामने से राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। एक तरीके से ममता बनर्जी ने लकीर खींच दी है कि वो कहां कांग्रेस के साथ रहेंगी और कहां उनसे अलग दिखेंगी।
क्योंकि बीते 48 घंटे में टीएमसी के भीतर से ही इंडी में राहुल की लीडरशिप को चैलेंज करने वाले 20 बयान आ चुके हैं और ममता को इंडी की कमान देने की मांग भी उठ चुकी है। अब सवाल यह है कि इंडी अलायंस के भीतर चाहे वो संभल का मामला हो या फिर सोरोस का मामला हो या अडानी का मामला हो, सारी पार्टियों का स्टैंड अलग अलग है। डिंपल यादव सोरोस पर डिस्कशन नहीं चाहती, ममता की पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही पार्टियां धनखड़ को हटाने के मुद्दे पर एक साथ आती हुई क्यों दिखाई दे रही? ऐसी क्या दुश्मनी है उपराष्ट्रपति से जिसकी वजह से सारी पार्टियां जो कि देश में अभी जिन बड़े मुद्दों पर कांग्रेस डिबेट चाहती है, बहस चाहती है, उस पर तो उसके साथ नहीं खड़ी दिखाई देती, लेकिन जगदीप धनखड़ को हटाने को लेकर एकदम एकजुट हो जाती। तो बताया जा रहा है कि ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस तभी से जगदीप धनखड़ के पीछे पड़ी हुई है जब वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। तब भी ममता सरकार यही आरोप लगाती थी कि बतौर राज्यपाल धनखड़ राज्य सरकार के कामकाज में अड़ंगा लगा रहे हैं और वो केंद्र के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं और वो उस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं जो कि केंद्र चाहता है। और एक तरीके से दोनों सरकार और राज्यपाल के बीच इस तरह की सिचुएशन हो गई थी, इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई थी कि एक साथ काम करना और कई बार तो राज्य का जो सामान्य कामकाज था वो भी प्रभावित होने लगा था। धनखड़ गवर्नर के बाद देश के उपराष्ट्रपति बन गए, लेकिन ममता की टीस एक तरीके से गई नहीं। उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के उग्र रवैये की वजह भी आपने पिछले दिनों कुछ तस्वीरें देखी होगी और उससे जोड़ा जा रहा है कि सभापति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा तो जया बच्चन भड़क गई थी। और इससे पहले उपसभापति हरिवंश के सामने जया बच्चन ने समाज में स्त्री पुरुष विभेद और नारीवाद की बातें जो उन्होंने उठाई थी, लेकिन जब जया बच्चन को धनखड़ ने उन्हीं के शब्दों में और नियम के तहत जब जवाब दिया तो उनके पास इसका कोई एक तरीके से प्रत्युत्तर नहीं था। और इस बार सभापति को एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको जो वीडियो मैं अभी समय दिखा रहा हूं, ये जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच जो कहा सुनी हुई थी सदन में, उसकी ये तस्वीरें हैं। लेकिन यहां पर सभापति ने जब उनकी भाषा में ही उन्हें जवाब दिया तो जया बच्चन को ये समझ में आ गया कि जो तेवर उनके हरिवंश के साथ थे, उसी तेवर में वो जगदीप धनखड़ के साथ बात नहीं कर सकती। जया ने कहा था कि मैं जया अमिताभ बच्चन हूं, ये बोलना चाहती हूं कि मैं एक कलाकार हूं और बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं, और सर मुझे माफ करिएगा लेकिन आपका टोन जो है वो स्वीकार्य नहीं। हम सहयोगी हैं सर। मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी, इतने पर सभापति ने जया को टोक दिया और उन्होंने जया को बैठने को कहा, लेकिन वो मानी नहीं। सभापति जया ने जया बच्चन से बार बार ये कहा कि आप अपनी सीट पर बैठें, लेकिन जया के अड़ियल रवैये को देखकर सत्ता पक्ष भी एक तरीके से शोर मचाने लग गया था और जया ने राज्यसभा सचिवालय को अपना आधिकारिक नाम यही लिख कर दिया था, जया अमिताभ बच्चन। जब ये बात धनखड़ ने उन्हें याद दिलाई और कहा कि नियम के हिसाब से जो नाम आपका लिखा हुआ है यहां वही पुकारा जाएगा, और अगर आपको इतनी ही आपत्ति है जया अमिताभ बच्चन कहे जाने से तो अपना आधिकारिक नाम आप बदल लीजिए। और इस तरीके से ये जो बात आज उठकर आ रही है सामने कि वो स्कूल के हेडमास्टर की तरह वो बिहेव करते हैं, बर्ताव करते हैं सांसदों के साथ, उस समय भी जया बच्चन ने करीब करीब इसी लहजे में और यही बात कहने की कोशिश की थी कि जो सभापति का जो लहजा होता है या जो तरीका होता है, बर्ताव होता है, वो कई बार ऐसा लगता है कि बाकी सांसद स्कूल में पढ़ रहे हैं और उपराष्ट्रपति उसके हेडमास्टर हैं। तो ये सारी बातें एक लंबे समय से चल रही है विपक्ष और उपराष्ट्रपति के बीच, और आज वो इस तरीके से आपके सामने दिखाई दे रही है कि आज पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है कि चाहे जो हो इनको हटाया जाए। हालांकि ये बात सब लोग जानते हैं कि विपक्ष के पास वो ताकत नहीं है, वो नंबर नहीं है कि वो उपराष्ट्रपति को हटा सके, सभापति की कुर्सी से हटा सके। लेकिन फिर भी अगर वो इस प्रस्ताव पर अड़ी हुई है विपक्ष, तो उसका मकसद क्या है ये आपको समझना चाहिए। असल में विपक्ष चाहता है कि जब
इस प्रस्ताव पे चर्चा हो तो उस समय धनखड़ अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, यानी कि वो सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। और विपक्ष का सिर्फ एक मोटिव है कि जिस तरीके से सभापति ने उन्हें अनुशासन में रखा, जिसे कि वो ये कह रहे हैं कि उनका बर्ताव जो है पक्षपातपूर्ण होता है, वो एक तरीके से धनखड़ को मैसेज देना चाहते हैं कि सदन में जो विपक्ष की एकजुटता है उसको नजरअंदाज करना उन पर एक तरीके से भारी साबित हो सकता है। क्योंकि जब इस पर बहस होगी, इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, उस समय धनखड़ को एक सामान्य सांसद की तरह वो नीचे बैठना पड़ेगा, वो उस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते जिस पर कि सभापति बैठते हैं। और जाहिर सी बात है उस समय विपक्ष के पास बहुत बड़ा मौका होगा जब वो धनखड़ के खिलाफ उनके मन में जो भी गुस्सा है, जो भी भड़ास है, वो सामने रख सकें सदन के सामने। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अब अगली स्टोरी का, और आपको ये बताने का कि राजपूतानों के शौर्य से कैसे जुड़ा हुआ है नागा साधुओं के प्रचंड पराक्रम की गाथा। एक बार जरा देखिए क्या है वो कहानियां। तो देश का मूड मीटर में महाकुंभ नागा सीरीज में आज बात राजस्थान के नागा कनेक्शन की, जिसने राजपुताने के शौर्य को नई धार दी, मातृभूमि और धर्म रक्षा के लिए बलिदान की रोमांचित करने वाली गाथा लिखी और मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक को थर्राए रखा। नागा साधुओं की प्रचंड वीरता का ये अध्याय इतिहास में मशहूर हल्दी घाटी युद्ध से भी जुड़ता है, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सेनापति बहलोल खां और उसके घोड़े को अपने तलवार के एक ही वार से बीचों बीच चीर कर रख दिया था। और दिवेर घाटा छापली के रोमांचित करने वाले उस युद्ध से भी ये जुड़ता है जिसमें महाराणा ने मुगलिया सेना को अजमेर तक खदेड़ दिया और 36,000 मुगल सैनिकों से सरेंडर करवाया था। तो इन दोनों युद्धों में महाराणा प्रताप की तरफ से नागा साधुओं की छावनी लड़ रही थी। अपने गुरु के आदेश से सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी लहू की आहुति दी। नागा साधुओं के शौर्य का यह अनजाना सा अध्याय अरावली पर्वतमाला से जुड़ता है, जो गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से शुरू होती है और राजस्थान के अजमेर और जयपुर होते हुए हरियाणा के दक्षिणी हिस्से से लेकर दिल्ली के दक्षिणी हिस्से तक आ जाती है। तो असल में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा समेत दिल्ली से लगे इस हिस्से में नागा साधुओं के अखाड़ों की कई मढ़ियां हैं और ये सारी इसी पर्वतमाला में ये सारी मढ़ियां मौजूद हैं। और महाकुंभ में नागा साधुओं की जब दीक्षा होती है उसके बाद उन्हें अरावली की इन्हीं पहाड़ियों में मौजूद मढ़ियों में साधना के लिए भेजा जाता है। ये चलन सदियों पुराना है, जिसमें अरावली के जंगल में 22 सालों के कठोर तप और शस्त्र साधना के बाद प्रचंड योद्धा नागा साधु बनते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जून की भीषण गर्मी में जब उदयपुर तप रहा था तब मुगल सेना ने हमला बोला था और उस युद्ध में महाराणा की वीरता लोगों ने, दुनिया ने देखी, जिसने राजपूतों से 3 गुनी बड़ी मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। उस राजपूत सेना का हिस्सा नागा साधु भी थे। नागा साधुओं की छावनी भी राजपुताने के साथ लड़ रही थी। महाराणा प्रताप तब मुगल सेना को भरमाकर हल्दी घाटी ले आए थे। हल्दी घाटी उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर अरावली पर्वतमाला का एक पहाड़ी दर्रा है। इस युद्ध के बाद महाराणा अरावली के जंगलों में चले गए थे और उन्होंने प्रण लिया था कि मेवाड़ तभी लौटूंगा जब मुगलों को हरा दूंगा। अरावली में भीलों की झोपड़ियों और नागा साधुओं की मढ़ियों में उन्होंने एक लंबा वक्त गुजारा। वो सेना संगठित करते रहे और इसमें राजपुताने के वो क्षत्रिय नौजवान भी थे जो नागा साधु का जीवन जी रहे थे। महाराणा की जीत के लिए उन्होंने भी संकल्प लिया और इसी के 6 साल बाद यानी अक्टूबर 1582 महाराणा प्रताप ने मुगलों की सेना को देवरी छापली में घेरा। और पुताने का इतिहास और लोक गाथाओं में ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 33 युद्धों की गाथाएं दर्ज हैं, जिसमें नागा साधुओं की सेना ने प्रचंड पराक्रम दिखाया,
जिसमें कि जोधपुर, खंडेला, फतेहपुर, करौली, ग्वालियर, मांडवा, नवलगढ़ और खाटू श्याम की लड़ाइयां शामिल हैं। नागा साधु मौत से खौफ नहीं खाते और धर्म रक्षा के लिए अपना बलिदान देने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी बात है कि उनके भीतर इतना अदम्य साहस, इतना शौर्य दिखाई देता है? तो इसके लिए उनके धार्मिक अभ्यासों के साथ साथ उनकी सैनिक ट्रेनिंग के बारे में भी आपको जानना चाहिए। और वो कितनी मुश्किल होती है, जब आप जानेंगे तब आप समझेंगे कि आखिर नागा साधुओं को इस तरह के ये बहुत पराक्रमी लड़ाके और अपने धर्म रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने में, एक पल में अपनी जान न्यौछावर करने से भी नहीं हिचकते हैं। आखिर ऐसा कैसे होता है? तो देखिए, इसकी जो प्रक्रिया है, 12 साल में सख्त, एकदम बिल्कुल बहुत मुश्किल ट्रेनिंग से नागा योद्धा तैयार होते हैं। 12 साल। आपने सुना होगा, इस देश में अगर किसी को फौज में शामिल होना होता है तो उनको कितने साल की ट्रेनिंग होती है? 1 या 2 साल की ट्रेनिंग होती है। लेकिन नागा साधुओं को 12 साल एक कठिन तपस्या और कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर अपने को प्रूव करना होता है, अपने को साबित करना होता है कि वो नागा साधु बनने के लायक है। इसके लिए क्या क्या किया जाता है? शरीर को मजबूत करने के लिए 6 साल लंबी ट्रेनिंग होती है और योग साधना समेत कई तरह के कठिन अभ्यास होते हैं जिसके जरिए उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाया जाता है। तो शरीर और मन दोनों से मजबूत बनाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है उनको, और प्रक्रिया 6 साल लंबी होती है। किस किस तरह की ट्रेनिंग होती है? महीनों तक एक पैर पे खड़ा होना होता है, एक पैर पे खड़े होकर साधना करनी होती है। आप सोचिए, आप 10 मिनट 5 मिनट खड़े रहेंगे तो आपके पैर एक तरीके से काम करना बंद कर देंगे, सुन्न हो जाएंगे। लेकिन कई कई महीने एक पैर पर खड़े रहना होता है उनको। प्रचंड गर्मी में पंचाग्नि तापना, पंचाग्नि का मतलब जहां वो बैठते हैं उसके 5 तरफ आग जला देते हैं और उसके बीच में बैठकर उनको साधना करनी होती है, उन्हें तप करना होता है। आप सोचिए कि गर्मी, वो भी भीषण गर्मी के दिनों में, ये कितनी कठिन तपस्या है, कितना कठिन ट्रेनिंग है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। सर्दियों में गले तक पानी में डूबकर साधना करनी होती है। भाई, जब गर्मी में जाड़े के दिनों में जब टेम्परेचर 5 डिग्री 4 डिग्री 2 डिग्री होता है और लोग पानी के पास जाने से डरते हैं, वैसे में गले तक पानी में डूबकर और साधना करनी होती है। यानी शरीर को हर तरह की विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए इस तरीके से तैयार किया जाता है कि चाहे हालात जो भी हैं, वो कम से कम शारीरिक और मानसिक रूप से वो डिगेंगे नहीं, उनसे पीछे नहीं हटेंगे। और ये सिर्फ एक मजबूत और एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा बनाने के लिए ऐसा नहीं किया जाता, इसके पीछे उन्हें मानसिक रूप से भी एक बहुत ही मजबूत इंसान बनाने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। कांटों के बिस्तर पर सोना, गहरे गड्ढे में खुद को दबा कर रखना, आप सोचिए कि किस किस तरह की चीजें होती है। और दिखाइए और क्या क्या होता है। भूख प्यास को काबू में करने की ट्रेनिंग, जब आप युद्ध के मैदान में होते हैं, कई कई दिनों तक आपको जंग लड़नी पड़ सकती है या बहुत मुश्किल परिस्थितियों में आपको पोजीशन लेना पड़ सकता है, मोर्चा लेना पड़ सकता है दुश्मन के खिलाफ। तो आप हमेशा, आपके पास खाने पीने और रसद की उस तरह की आपूर्ति नहीं हो सकती। ऐसे में आपको कैसे अपने को बचा कर रखना है, कैसे अपने आप को मजबूत रखना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। और इसके बाद ये तो हो गया कि शरीर और मन के जरिए अपने आप को मजबूत करना, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करना। इसके बाद 6 सालों की हथियारों की ट्रेनिंग होती है। सोचिए, 6 साल पहले शारीरिक मानसिक, और उसके बाद 6 साल अस्त्र शस्त्र की विद्या, उसमें निपुण बनाया जाता है। भाले, तलवार और गदा और इस तरह के जो इस तरह की चीजें होती है, उसके जरिए आप देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये नागा साधुओं की वो तस्वीरें हैं जिसमें कि वो अपने शौर्य और अपनी वीरता और अपनी जो उनकी ट्रेनिंग होती है उसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि किस किस तरह के हथियारों को चलाने में वो बहुत माहिर होते हैं। तो 12 सालों की एक कड़ी ट्रेनिंग नागा साधुओं में धर्म रक्षा का वो जुनून पैदा करती है जिसके सामने मौत का डर भी
एकदम बौना साबित होता है। तो अब राजपूताने के एक और शौर्य की गाथा और उससे जुड़ी नागाओं के शौर्य की गाथा जो निर्मोही अखाड़े से जुड़ती है। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, आपको ये बताने का कि कहां कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर मस्जिद का सालों पुराना विवाद अब खत्म हो चुका है। आणि मस्जिदला कुठल्याही प्रकारच्या खिडक्या नसतात, या वास्तूला खिडक्या आहेत। तो देश का मूड मीटर की तीसरी स्टोरी महाराष्ट्र के उस किले की जहां 48 साल बाद सनातन की जीत हुई है, जहां मंदिर को मस्जिद बनाने की या बताने की वक्फ बोर्ड की चालाकी सनातन के सबूतों के सामने टिक नहीं पाई। देश में संभल, बदायूं, जौनपुर और वाराणसी में मंदिर मस्जिद का विवाद चरम पर है। कल बदायूं में अटाला मस्जिद के सर्वे का आदेश मिला तो बदायूं से 1352 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के कल्याण में हिंदू पक्ष की एक बड़ी जीत हुई। कल्याण के ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले में मंदिर है या मस्जिद, इस पर सेशंस कोर्ट ने वो महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसका असर मंदिर या मस्जिद से जुड़े विवादों को प्रभावित कर सकता है। और सेशन कोर्ट में अपने फैसले में क्या कहा है, एक बार जरा उसको जान लीजिए, फिर आपको बताऊंगा कि इस विवाद को बढ़ाने में कैसे वक्फ बोर्ड की पैतरेबाजी काम आई। तो कल्याण की सेशन कोर्ट ने कहा कि दुर्गाड़ी जिले पर मंदिर है, जो स्ट्रक्चर है वो मंदिर है ना कि मस्जिद, और राज्य सरकार का दावा एकदम सही है। और राज्य सरकार ने दावा किया था कि दुर्गाड़ी में जो स्ट्रक्चर है वो मस्जिद नहीं बल्कि एक मंदिर है। सेशन कोर्ट ने आदेश दिया कि दुर्गाड़ी किले का स्वामित्व भी सरकार के पास ही रहेगा और कोर्ट ने 1971 के कलेक्टर के फैसले को सही ठहराते हुए मस्जिद होने का दावा करने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कल्याण कोर्ट से मामले को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करने के अन्य धर्मों के दावे को भी एक तरीके से खारिज कर दिया। दुर्गाड़ी किला महाराष्ट्र के ठाणे जिले में है और साल 1968 तक इस किले के मंदिर में पूजा और मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इसके बाद विवाद हो गया और साल 1967 में मंदिर में पूजा करने पर रोक लगा दी गई और तब से वहां पर एक तरीके से विवाद चला ही आ रहा था। शिव सैनिक वहां जाकर यदा कदा पूजा करते थे, लेकिन ये एक तरीके से मामला कोर्ट में चला गया और फिर एक लंबे समय तक इस मुकदमेबाजी के बाद आज ये फैसला आया है। अब इस फैसले का जो इस देश में मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है उस पर क्या असर होगा ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगर सही सबूत और साक्ष्य के साथ अगर कोर्ट के सामने बात रखी जाए तो अंततः जीत सत्य की होती है। तो इससे जुड़े हुए और डिटेल में आपको बताता, लेकिन वक्त की कमी है, इसलिए इस कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत।